यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग जैसे जैसे कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो बहुत सारे बच्चों को डाउट अराइज हो रहा है और डाउट जिन बच्चों ने पूछा है उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। इस डाउट सेशन में बहुत सारे डाउट मैंने कवर किए हैं, जो नहीं कर पाया हूँ अगले लेक्चर में आ जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब डेली डाउट लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, एक टाइमिंग बना देते हैं। जो डे की टाइमिंग है ना, उसमें एक लेक्चर अपलोड होगी 1:30 के आसपास, जो अपना पहले टाइमिंग हुआ करता था, है ना। 1:30 के आसपास एक लेक्चर अपलोड होगा और इवनिंग के टाइम में 7 से लेके 7:30 के बीच में एक लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, हो सकता है अर्ली हो जाए, तो मतलब 6 बजे के बाद आप देख लेना, इवनिंग वाली लेक्चर अपलोड हो जाएगी। इवनिंग में हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, जो अपनी थ्योरी सेशन और कुछ एडिशनल क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगला लेक्चर कॉस्टिंग की थ्योरी कराऊंगा मैं। और डे लेक्चर में आज तो थोड़ा ये डिले अपलोड हो रहा है, कल से थोड़ी टाइमली अपलोड हो जाएगी। 1:30 के आसपास आप देखोगे तो डाउट से रिलेटेड क्लास अपलोड होगा। ठीक है, चलिए। वैसे तो इस लेक्चर में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डाउट लिया है, लेकिन एक बच्चे का रिसेंट में ही कॉस्ट से रिलेटेड डाउट था, कॉस्टिंग क्लास से रिलेटेड डाउट था, तो मैंने कोशिश किया कि उस बच्चे का भी डाउट ले लिया जाए। ठीक है, और बची हुई जो क्वेश्चंस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखो, बच्चे का कमेंट था कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज आवर बेस और आउटपुट बेस। बहुत बढ़िया। आपको याद होगा, जिन बच्चों ने कॉस्टिंग की फास्ट ट्रैक लेक्चर देखा है, जिन बच्चों ने कॉस्टिंग की फास्ट ट्रैक लेक्चर देखा है, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको सिखाया था एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, याद होगा। और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में मैंने बोला था क्वेश्चन आपको आवर बेस्ड भी पूछ सकता है समटाइम्स। ये कब हुआ? 99.99% टाइम्स। और बाई चांस क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड भी पूछ सकता है। करेक्ट। आउटपुट बेस्ड में मैंने पढ़ाते टाइम बोला था वहां पे आपको इफिशियंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस नहीं पूछेगा, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में ये नहीं होते। बच्चे का कमेंट था कि कैसे आइडेंटिफाई करें आवर बेस्ड क्वेश्चन या आउटपुट बेस्ड। देखो, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होने के लिए सिर्फ आउटपुट देना जरूरी है, ओनली आउटपुट दिया रहेगा। ठीक, आवर ना दे, अगर आपको एक्चुअल आवर निकालना संभव नहीं है तो आवर बेस्ड तो आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। आवर बेस्ड करने के लिए एक्चुअल आवर पता होना जरूरी है, साथ ही में स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए डेटा देना जरूरी है। ये देगा तभी आवर बेस्ड होगा। इंफॉर्मेशन ना दे तो आवर बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है, और जब भी मान लो आउटपुट का भी इंफॉर्मेशन दे और आवर का भी इंफॉर्मेशन दे, आपका यही डाउट था, तो हमेशा आवर बेस्ड करना है, सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, क्योंकि आवर का इंफॉर्मेशन है ना। जब आवर की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट ना हो, सिर्फ आउटपुट का इंफॉर्मेशन हो, तभी आउटपुट बेस्ड बनाना है। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कब होगा? जब सिर्फ आउटपुट का इंफॉर्मेशन दे, आवर से रिलेटेड सफिशिएंट डेटा ना दे, इंफॉर्मेशन ना दे, संभव ही नहीं है निकाल पाना। एक्चुअल आवर नहीं निकाल पाओगे आप, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, तो नहीं निकाल पाओगे तो आवर बेस्ड क्वेश्चन हुआ ही नहीं। अगर ये निकाला जा सकता है तो आवर बेस्ड क्वेश्चन मान के आपको आवर बेस्ड जो पढ़ाया था वो करता है। ठीक, देखोगे आवर बेस्ड क्वेश्चन में भी एक्चुअल आउटपुट दिया रहता है, तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो गया, वो आवर बेस्ड क्वेश्चन ही है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आवर्स का सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना दे, सिर्फ आउटपुट का दे, उस केस में आपको ये यूज करना है। करेक्ट। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर 15 पे 30 मिनट्स के बाद एक चीज मैंने पढ़ाई थी आपको। वो क्या पढ़ाया था कि वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस समय मैं पढ़ा रहा था फॉर लीवर्ड कंपनी। होना तो चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था पैट डिवाइड बाय के इंटू 100, और नोट्स लिखाते टाइम यही लिखाया है मैंने आपको। लेकिन जब वर्किंग पढ़ा रहा था ना,
तो वहां पे थोड़ी मिस्टेकली मैंने क्या लिख दिया, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म, ये गलत है, वो टाइप लिखने का मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। मैंने आपको पढ़ाया क्या है, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, लॉजिक के साथ पढ़ाया, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी लिखते टाइम मिस्टेक हो जाता है। उसी लेक्चर के 56.05 मिनट पे किसी बच्चे ने कमेंट किया है, वहां पे पढ़ाते टाइम हमने क्या बोला था कि के निकालने के दो तरीके, और एक तो यहां से निकाला, ये आया, दूसरे तरीके से उस क्वेश्चन में मैंने निकालते टाइम आपको बोला था कि आप के डी टी कर लेना, और ये यहाँ पे नहीं था, तो आपने कमेंट किया कि सर आंसर अलग आ रहा है। ठीक, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है, अब क्या करना, केडीटी ना करके केडी और आफ्टर टैक्स यहाँ पे करना होल को, फिर आएगा आंसर करेक्ट, और ये आपको करना है। ठीक है, छोटा सा वहां पे मिस्टेक है, सिर्फ डेट में टैक्स का इंपैक्ट नहीं देना है, जो रिटर्न कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स का इंपैक्ट देना है, तो ये 1 माइनस टी आपको टोटल में इंटू करना है। ठीक है, याद रहेगा इसको, फिर आंसर आपका एक्यूरेटली दोनों मैच करेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सबसे बढ़िया क्या है, आपको हमेशा जो मैं यूज करता हूं, पैट डिवाइड बाय के इंटू 100, मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं। सेमी आंसर को इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, यहाँ पे केडीटी मत करना, 1 माइनस टी बाहर में कर देना। ठीक है, चलो फिर सेम आंसर आएगा, मैंने वैल्यू इसलिए पुट कर दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया है। लेक्चर 13 कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन आया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड दो बच्चों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, दोनों बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखो, एक तो हमने पढ़ाया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या था कि जो भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, जितने भी कैपिटल है, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, डेट हो गया, एक तो होता है इसका इंडिविजुअल कॉस्ट, जिसको स्पेसिफिक कॉस्ट करके मैंने पढ़ाया था। ठीक, और ओवरऑल ये जितने भी कैपिटल है टोटल कैपिटल का, तो ओवरऑल टोटल कैपिटल का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो इस टर्म्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, निकालना भी हमने सीखा था। मैंने बोला कई बार ये कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाते हैं, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मान लो कोई लोन लिया था हमने, पे कर दिया, या एक और नया लोन ले लिया, तो कुछ अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जैसे आपको बोलेगा एक और लोन ले लिया, अब बताइए रिवाइज वेटेड एवरेज, रिवाइज का मतलब नया जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, छोटे मोटे चेंजेस करके वो नए कैपिटल स्ट्रक्चर का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। ठीक, ये अलग है। और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल, यानी कि मान लो यही कंपनी है, ठीक, ये उसका एग्जिस्टिंग फॉर्म का कैपिटल है, ये उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब ये कंपनी नया प्रोजेक्ट करने जा रही है, न्यू प्रोजेक्ट। अब इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल चाहिए, तो इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी इक्विटी चाहिए, हो सकता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी इश्यू करना पड़े, डेट भी इश्यू करना पड़े। हाँ, ये न्यू कैपिटल जो इश्यू कर रहे हैं ना, नए प्रोजेक्ट के लिए, नए एक्सपांशन के लिए, जो ये एडिशनल कैपिटल इश्यू हो रहा है, इसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे, इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल हम रेज करते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, कोई नए एक्सपांशन के लिए, उसको बोलते हैं, उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, इसी कैपिटल जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल है, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट को तो वेटेड एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। उसी में छोटा मोटा एडलेस हो, कोई लोन था हमने पे कर दिया, अब लोन रहा नहीं, तो फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे नया वाला, तो उसको बोलते हैं रिवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मार्जिनल का मतलब अगर कोई न्यू कैपिटल हम रेज करने का कोशिश कर रहे हैं, न्यू कैपिटल हम लाने की कोशिश कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो न्यू कैपिटल जो है, एडिशनल कैपिटल जो है, उसका कॉस्ट अगर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल का मतलब भी होता है एडिशनल। ठीक, इसी में बच्चे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट सी, वहां 4 पार्ट में क्वेश्चन थे, पार्ट सी में पूछा था कितना अमाउंट अवेलेबल होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदाउट इश्यूइंग ऑफ न्यू इक्विटी। ठीक, याद होगा आपको,
अब ध्यान से सुनना, उस क्वेश्चन में ना 2017 का ईपीएस दिया है और बोल रहा है नेक्स्ट ईयर 50% रिटेन रहेगा, यानी कि इसका 50%, ये तो पर शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो इतना अपने पास रिटेन अर्निंग रहेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक, इतना पैसा तो अपने पास पड़ा ही है, इसके लिए नया शेयर लाने की जरूरत नहीं, इतना इक्विटी कैपिटल है अपने पास। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में ना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है। करेक्ट, मैंने आपको समझाया था कि मान लो मेरा अगर एक फॉर्म है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें पता है, अब वही फॉर्म न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। करेक्ट, तो नया इन्वेस्टमेंट में भी डिबेंचर लेके आएगा, प्रीफरेंस लेके आएगा, इक्विटी लेके आएगा। करेक्ट, किस रेशियो में लेके आएगा नए इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर ना बोले तो मैंने बोला था इसी रेशियो में लेके आएगा, मेंटेनिंग सेम डेट इक्विटी रेशियो। जब ना बोले तो नए जो इन्वेस्टमेंट है उसकी टारगेट डेट इक्विटी क्या होगा? एग्जिस्टिंग फॉर्म के बराबर। क्यों? टू मेंटेन सेम फाइनेंशियल रिस्क, यही वर्ड यूज किया था मैंने। ठीक, तो यानी कि हम न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिटर्न अर्निंग तो पड़ी है 11,800, यही इक्विटी का पैसा हो गया रिटर्न अर्निंग। पर क्या सिर्फ रिटर्न अर्निंग लगाएंगे? नहीं, इस पैसे को इस रेशियो में लगाएंगे, यानी कि रिटर्न अर्निंग इतना है तो कुछ प्रेफरेंस भी लाएंगे, कुछ डेट भी लाएंगे। कितना लेके आएंगे? हमारे एग्जिस्टिंग कैपिटल में इक्विटी का पैसा पता है कितना है? टोटल कैपिटल का 80%, 15% है डिबेंचर का और 5% है प्रीफरेंस का। तो ये नया जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, इसमें भी जो इक्विटी वाला रिटर्न अर्निंग का पैसा है ना, ये 80% होना चाहिए। तो अगर कैपिटल निकालना हो तो देखो 11,800 80% है तो 100% कितना, यानी कि 14,750। इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट इश्यूइंग न्यू शेयर, नया शेयर इश्यू करे बिना, क्योंकि रिटर्न अर्निंग का पैसा अपने पास पड़ा है। रिटर्न अर्निंग कैसे पता चला इतना होगा? बोला था 2017 का जो ईपीएस है उसका 50% रिटर्न अर्निंग बचा रहेगा। ईपीएस दे रखा था 50% इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल रिटर्न अर्निंग आ जाएगा। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेक्चर नंबर 14 में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है जहां पे हमने आर्बिट्रेज शुरू किया था ना वो, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आर्बिट्रेज का है। मैंने बोला था आर्बिट्रेज की वजह से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आर्बिट्रेज प्रोसेस में मैंने क्या बताया था? आर्बिट्रेज करते ही क्यों है? टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न, सेमी रिस्क रख के सेमी इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी को आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो हाई वैल्यू कंपनी होगा ना, ठीक, अभी क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन करूंगा बच्चे का, पहले याद कर लो एक चीज। जो हाई वैल्यू कंपनी है उसकी शेयर हम सेल करेंगे और लो वैल्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वहां पे देखोगे कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब बच्चे ने एक एग्जांपल लिया कि दोनों कंपनी का प्राइस अगर 1000 हो, फिर तो ईपीएस लिबर्ट कंपनी का ज्यादा आ जाएगा, उस केस में आर्बिट्रेज करेंगे क्यों? ठीक, आर्बिट्रेज देखो सिर्फ हम कर रहे हैं ना हायर रिटर्न के लिए, सेम इन्वेस्टमेंट एंड सेम रिस्क को मेंटेन करते हुए अगर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। आप जो बोल रहे हो ना कि दोनों कंपनी की वैल्यू अगर प्राइस एज्यूम कर लेते हैं शेयर प्राइस 1000, पहले तो ये एजम्पशन ही गलत है। क्यों? एक लीवर्ड कंपनी है, दूसरा है अनलीवर्ड कंपनी, इसमें है डेट और इसमें है नो डेट, तो दोनों का केई सेम नहीं होगा, दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम नहीं होगा। और जब केई सेम नहीं होगा तो प्राइस कैसे सेम होगा? प्राइस कैसे पता करते हैं? प्राइस निकलता है D1 डिवाइड बाई केई माइनस जी। जब केई दोनों का अलग है तो प्राइस दोनों का अलग आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे एजम्पशन नहीं कर सकते कि दोनों का प्राइस अगर 1000 होता है ऐसे हुआ वैसे हुआ, दोनों का प्राइस सेम नहीं रहेगा। एक अनलीवर्ड कंपनी है, दूसरा लीवर्ड कंपनी है,
आपको आर्बिट्रेज कैसे करना है, हाई वैल्यू कंपनी में शेयर सेल करना है, लो वैल्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मेंटेनिंग सेम रिस्क को आप मेंटेन करना, देखना वहां पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट क्रिएट होगा। ठीक, डेटर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन हमने किया था, एडिशनल क्वेश्चन का 1, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ रिकरिंग कॉस्ट भी था 5000। मैंने आपको पढ़ाया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालते हैं, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों आते हैं। और उसके बाद मैंने ये बोला था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते टाइम बैड डेब्ट, कलेक्शन चार्जेस, कैश डिस्काउंट, ये सब उसमें नहीं लिया जाता। ठीक है, नेट बेनिफिट निकालते टाइम ये भी घटाना है, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालना है। अब ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन में रिकरिंग कॉस्ट था, उस रिकरिंग कॉस्ट को अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं मानते तो आप नहीं भी लेके निकाल सकते थे, पर मैंने उस रिकरिंग कॉस्ट को अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माना था, इसलिए मैंने इंक्लूड किया था। मैंने क्या माना था कि ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, इस कस्टमर को एक्सेप्ट करते हैं, तो इतना 5000 हर एक 5000 इनकर्ड होगा। ठीक, और ये क्या है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको कॉस्ट ऑफ सेल में मैंने इंक्लूड कर दिया था, कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते टाइम। एमएम मॉडल विद टैक्सेशन की बात करें तो एमएम मॉडल में हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ लिबर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ ऑन लिबर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स। ये डेट इनटू टैक्स का मतलब है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। जब तक डेट है ना, कब तक डेट है, परपेचुअल पीरियड तक, तब तक इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होगी। इंटरेस्ट को पीएल में डालोगे, वहां पे टैक्स बच जाएगा प्रॉफिट कम होने की वजह से। उस सारे टैक्स सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू है डेट इनटू टैक्स। ठीक है, तो एडिशनल वैल्यू क्यों क्रिएट हो रही है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग हो रही है, दोनों की कमाई सेम है, दोनों की बिजनेस सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। और कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से एक को फायदा मिल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से एक को टैक्स सेविंग हो रही है इंटरेस्ट के ऊपर, जो दूसरे को नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से एडिशनल वैल्यू क्रिएट हुआ है। इंटरेस्ट की वजह से नहीं, इंटरेस्ट पे जो टैक्स बच रहा है उस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर इंटरेस्ट जो कि कैपिटल बजटिंग में आपने ट्रीटमेंट सिखाया था वो समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दो। ये एक फॉर्म है, ये पीछे से फाइनेंस लेके आएगा। मैंने बोला था लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड हो सकता है इक्विटी का एंड समटाइम इवन डेट का, करेक्ट। ये आगे इन्वेस्ट करेगा, इसी इन्वेस्टमेंट को तो इवेल्युएट कर रहे हैं हम, जो आगे इन्वेस्ट करने वाला है। देखो, जब पैसा दोनों का लगा है, इक्विटी प्लस डेट का, तो जो कैश फ्लो देखेंगे ना, वो भी दोनों का देखेंगे, इक्विटी प्लस डेट का। अगर पैसा दोनों का देख रहे हैं तो आगे जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो भी तो दोनों के हिस्से का देखना पड़ेगा ना। इसीलिए लॉन्ग टर्म सोर्स, ये डेट क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स का जो इंटरेस्ट है वो कैश फ्लो में नहीं घटा रहे थे, उसको भी कैश फ्लो का हिस्सा मानना है। घटा दोगे तो अलग हो जाएगा, सिर्फ इक्विटी का कैश फ्लो बचेगा, नहीं, डेट का भी कैश फ्लो लेना है। इसीलिए मैंने इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट में लिखा था कि अगर शॉर्ट टर्म नेचर का है, बैंक ओडी वगैरह का इंटरेस्ट है, कोई वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट है, तो वो खर्चा है। ठीक, पर लॉन्ग टर्म नेचर का है तो नॉट टू बी डिडक्टेड, वो एक्सपेंस नहीं है, नॉट टू बी डिडक्टेड। सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, कैपिटल बजटिंग के लिए, आप अकाउंट में तो इसमें घुसा देना है, अकाउंट में तो डिडक्ट होता है, वो खर्चा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए कैपिटल बजटिंग में उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जब पैसा दोनों का लगा है तो इनफ्लो भी दोनों का देखा जाएगा, इक्विटी और डेट। अगर डिडक्ट हो चुका है तो देखो, कोई चीज 100 रुपया डिडक्ट होता है ना, अब मान लो टैक्स सेविंग है, टैक्स रेट है 30%, तो 30% टैक्स सेविंग करके नेट में वो 70 रुपीज ही इंपैक्ट किया होता है एज अ आउटफ्लो, क्योंकि 100 रुपीज का आउटफ्लो हुआ, 30 रुपीज उस पर टैक्स सेविंग हो गई, तो नेट में 70 रुपीज का ही आउटफ्लो हुआ, नेट आउटफ्लो। अब कोई बोले ये डिडक्ट हो चुका था, इसको वापस जोड़ो, तो हमें सिर्फ 70 जोड़ना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने बोला था इफ डिडक्टेड, अगर डिडक्ट हो चुका है तो पता है पैट प्लस डिप्सन प्लस
इंटरेस्ट को कैसे 1 माइनस टी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है सर डेप्रिसिएशन अब घटा होता है तो पूरा डेप्शन ऐड करते हैं, करेक्ट, पर इंटरेस्ट घटा तो आपने ऐड किया इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स। देखो डेप्शन का पर्पस था घटाने नहीं थे, पर डेप्शन पे जो टैक्स सेविंग है वो लेते हैं हम, ठीक है। डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग होती है वो लेते हैं हम कैपिटल बजटिंग में, पर इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग होती है वो लेने की जरूरत नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इनफ्लो में हम क्या मानते हैं कि पैसा अगर दोनों का लगाए तो इनफ्लो भी दोनों का लेना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग, जो टैक्स सेविंग होगा इंटरेस्ट की वजह से, वो नहीं कंसीडर करेंगे, इसीलिए 1 माइनस टी करके एड बैक किया है, और डेप्रिसिएशन पूरा ही एड बैक किया है, समझ रहे हो। चलो, आपका और भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। बहुत सारे डाउट के लेक्चर आएंगे, और भी बहुत सारे डाउट है जो मैंने नोट कर रखे हैं, अगले पार्ट में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के भी डाउट थे, वो भी डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो आप फटाफट से लिखो, ठीक। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट जो अपनी थ्योरी लेक्चर है उसमें। चलो।